नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी विपक्ष के उस सिक्कों के बारे में जो खोटे निकले मगर सरकार की करा गए मौज। साथ ही बात होगी भारत और अमेरिका के रिश्तों की और बताएंगे कैसे रामनवमी में रामनगरी में उतरेगा स्वर्ग। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका कांग्रेस ने लगाई। अमेरिका में ईमेल भेज सैकड़ों विदेशी छात्रों का वीजा रद्द, एआई से कैंपस एक्टिविटीज की पहचान कर रही सरकार। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर बनी, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में कर चुकी हैं काम। सावरकर मामले में राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका, 200 रुपए जुर्माना समन रद्द करने की मांग खारिज। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में उठापटक, 5 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर भड़की बीजेपी, लोकसभा में हंगामा। चीन ने सभी अमेरिकी सामानों पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। आयुष्मान भारत स्कीम घोटाले में ईडी की झारखंड समेत 3 राज्यों में छापेमारी की। बैंकॉक में मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी की खरी, बोले माहौल खराब करने वाले बयानों से बचे। सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 75,364 के स्तर पर बंद, निफ्टी में 345 अंक की गिरावट रही। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। संसद की गलियारों में एक पल का खेल कभी कभी पूरे राजनीतिक मौसम को बदल देता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ जब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में पारित हो गया। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ? जब सत्ता और विपक्ष के बीच नंबर गेम इतना टाइट था तो आखिर कौन से क्रॉस वोटर्स ने मोदी सरकार के हाथों में जीत का ताश का पत्ता थमा दिया? तो चलिए इस पहेली से उठाते हैं पर्दा। राज्यसभा में कुल सदस्य 236 हैं। इस जंग में जीतने के लिए 119 वोट चाहिए थे। अब एनडीए के पास अपनी ताकत से 125 वोट थे, जिसमें बीजेपी के 98, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, टीडीपी के 2 और अन्य छोटे साथी थे। फिर भी वक्फ बिल 128 वोटों से पास हुआ। इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि कुछ तो था जो नजर नहीं आया लेकिन असर में था, और वो था क्रॉस वोटिंग। सोचिए, राज्यसभा में जब विपक्ष का ब्लॉक 95 वोटों में सिमट कर रह गया था, तब बीजेडी और वाईएसआरसीपी के सांसदों का वो खेल जो पार्टी के दायरों से बाहर जाकर वोटिंग करने का था, सरकार के लिए जादू जैसा साबित हुआ। अब सवाल उठता है कि वोटिंग की पंक्ति में छिपे क्रॉस वोटर्स कौन थे? सूत्रों के अनुसार बीजेपी के 4, 5 और वाईएसआरसीपी के 3 से 4 सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, यानी कुल मिलाकर 7 से 9 वोट सीधे सीधे विपक्ष को छोड़कर सरकार के खाते में चले गए। ये वही वोट थे जिन्होंने मोदी सरकार को एक मजबूत शुरुआत दी और वक्फ बिल की मंजूरी आसान बना दी। अब सवाल यह है कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी के सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन से बाहर जाकर वोट क्यों किया? जवाब छिपा है इन दोनों पार्टियों के नेतृत्व में। नवीन पटनायक की बीजेडी ने अपने सांसदों को विवेक से मतदान करने की स्वतंत्रता दी थी, जो पहले तक कह रही थी कि वह वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेगी। वहीं वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने भी अपने सांसदों को इस बिल पर अपनी राय रखने का पूरा मौका दिया। इसका मतलब है इन दोनों दलों ने न केवल नेतृत्व का लचीलापन दिखाया, बल्कि संसद में अपने सांसदों को ये स्वतंत्रता दी कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या करना चाहते हैं। ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक क्रॉस वोटिंग ना होती तो क्या सरकार वाकई में 128 वोट हासिल कर पाती? तो इसका जवाब है शायद नहीं। 7 से 9 सांसदों का खेल बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि इनमें से कई सांसदों ने खुलकर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया और इससे सरकार की राह बिल्कुल साफ हो गई। आखिरकार वक्फ बिल 2025 राज्यसभा से पारित हो गया। अब बस एक मंजूरी की देर है, राष्ट्रपति की, और इस मंजूरी के बाद वह विधेयक देश भर में वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंधन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि राज्यसभा में जितने भी अहम फैसले होते हैं, उनकी असली कहानी हमेशा कागजों से बाहर ही रहती है।
और इस बार भी क्रॉस वोटिंग के छिपे हुए नायक मोदी सरकार के लिए निर्णायक साबित हुए। आखिरकार ये एक और उदाहरण है कि राजनीति में कोई भी खेल सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं होता। कभी कभी असली खेल तो संसद की गुप्त कोठरी में ही छिपा रहता है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ वॉर शुरू किया तब से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो भारत के व्यापारियों के लिए बड़ा झटका था। लेकिन महज 24 घंटे में उनका फैसला पलट गया। एक बार फिर भारत को राहत मिली और ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ घटाकर 26% कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ भारत को ही क्यों ये राहत दी गई, जबकि 60 देशों पर वही टैरिफ लागू किया गया। असल में अमेरिका ने भारत पर पहले 27% टैरिफ तय किया था, लेकिन ये कुछ गलती की वजह से था। भारत पर 52% शुल्क पहले से था, जिसमें मुद्रा हेरफेर और व्यापारिक अड़चनें शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे सुधारते हुए 1% घटाया और टैरिफ को 26% कर दिया। ये बदलाव अब 9 अप्रैल से लागू होगा। ये कहना कि भारत को राहत दी गई गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी सुधार था, क्योंकि अमेरिका ने इसे छूट नहीं बल्कि एक सुधार माना है। वहीं अमेरिकी चाहे इसे सुधार माने, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है। भारत अमेरिका व्यापार के आंकड़े इसकी सच्चाई भी बताते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2021-22 से 2023-24 तक के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारत के कुल वस्त्र निर्यात का लगभग 18% हिस्सा रखता है, आयात का 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार का 10.73% हिस्सा रखता है। 2023-24 में भारत का अमेरिका से व्यापार अधिशेष 35.32 अरब डॉलर था। यह आंकड़ा पिछले सालों में लगातार बढ़ा है। भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पादों में दवा निर्माण, दूरसंचार उपकरण, कीमती पत्थर और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। इन निर्यातों में से भारत को काफी लाभ हो रहा है और यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी नीति में थोड़ा बदलाव किया। भारत को अमेरिका से मुख्य रूप से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और कोयला आयात होता है। इसके अलावा कटा हुआ हीरा और विमान भी भारत की प्रमुख आयात है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत को ये राहत इसलिए मिली क्योंकि अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद, खासकर दवाइयां और दूरसंचार उपकरण, अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण से ट्रंप प्रशासन ने भारत को इस 1% की राहत दी, ताकि द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन बना रहे और दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आए। ट्रंप का ये फैसला भारत के लिए एक छोटी सी राहत जरूर है, लेकिन इसका सियासी और आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। जब बात होती है अयोध्या की, तो सबसे पहले याद आते हैं रामलला, जिनके चरणों में बसी है आस्था, प्रेम और अनंत विरासत। इस बार 6 अप्रैल को होने वाला रामनवमी महोत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक उत्सव है जो अयोध्या को देवत्व के रंगों से सजाएगा। ये रामलला का दूसरा जन्मोत्सव होगा, जो राम मंदिर के भव्य गर्भगृह में मनाया जाएगा। तैयारियां ऐसे चल रही हैं जैसे स्वर्ग का दरबार सजा हो। सुबह 10:20 पर अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, जिसमें रामलला को पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। फिर उन्हें चमकदार वस्त्र, स्वर्णिम मुकुट और राजसी पगड़ी पहनाई जाएगी, जिससे वे राजा और भक्त दोनों की नजरों में अद्भुत लगेंगे। दोपहर 12 बजे सूर्य तिलक का अनुष्ठान होगा, जिसमें रामलला के ललाट पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ये क्षण हर श्रद्धालु के दिल में बस जाएगा। जिसके बाद श्रद्धालु कूटू और सिंघाड़े के आटे से बने फलाहारी व्यंजन, पंजीरी और ताजे फल मेवों के साथ अर्पित करेंगे। लेकिन असली खासियत है 56 भोग, जो रामलला को अर्पित किए जाएंगे। स्वाद का ऐसा संगम की भक्ति भी मंत्र मुग्ध हो जाए। बता दें कि राम नंदी परंपरा के अनुसार पूजा की जाएगी, जिसमें रामलला को बालक स्वरूप में देखा जाता है। उनकी नन्ही मुन्नी सहजता को श्रद्धालु अपनी आंखों में बसाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार इस बार 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। भीड़ प्रबंधन महाकुंभ के पैटर्न पर किया जाएगा, जिसमें हर श्रद्धालु को बिना किसी परेशानी के अनुभव मिलेगा। गर्मी से राहत के लिए कैनोपी, चटाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जूते चप्पल स्टैंड भी बनाए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को सुविधा मिले।
सूर्य तिलक का दर्शन गर्भगृह में सीमित लोगों तक ही सीमित रहेगा, लेकिन इसे एलईडी स्क्रीन और डीडी पर प्रसारित किया जाएगा ताकि हर कोई इस दिव्य क्षण का अनुभव कर सके। राम मंदिर को चमकदार लाइटनिंग और फूलों से सजाया जाएगा। इस दिन का सबसे खास पल होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा का अनावरण। फिलहाल 3 दिनों से सोहर और बदावा गीत गूंज रहे हैं। भजनों की आवाजें और रामचरितमानस के पद हर दिल को छू रहे हैं। राम कथा, प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मच रही है। ये महोत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्थानीय व्यापारियों के लिए भी आर्थिक वरदान है। देखा जाए तो जब अयोध्या की पावन धरती पर रामलला के चरणों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, तब ये महोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक दिव्य क्षण बनेगा। ये महोत्सव है 500 वर्षों के संघर्ष, अडिग विश्वास और अनंत भक्ति का प्रतीक। यह है एक ऐसी कहानी जो हर दिलों में गूंजेगी, हर आत्मा को छुएगी और हर नजर को आशीर्वाद देगी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। बस एक दिन बाकी है रामनवमी के पावन अवसर के, लेकिन कुछ राज्यों में इस त्योहार की धूम की जगह चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में, जहां ये त्योहार अब खुशियों के रंगों के बजाय तनाव के साए में घिरा नजर आ रहा है। क्या ये वही रामनवमी है जिसे भाईचारे, प्रेम और आस्था के रंगों में मनाया जाता था, या फिर ये अब एक ऐसा पर्व बन गया है जहां हर तरफ हंगामे की अफवाहें और तनाव की दीवारें खड़ी हो रही हैं? बीते कुछ सालों में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान हुए हंगामे ने दिलों पर गहरे जख्म दिए हैं। इन घटनाओं ने इस त्योहार को एक उत्सव से एक परीक्षा में बदल दिया है। लेकिन क्या ये वही संदेश है जो हमें राम के विचारों से मिलना चाहिए? श्री राम का संदेश है धर्म, शांति और भाईचारा। ये त्योहार सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक अवसर है जब हम सब अपने दिलों में प्रेम और एकता के रंग भरें। तो इस बार आइए हम सब मिलकर रामनवमी को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाईचारे, प्यार और शांति का प्रतीक बनाएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरें अब तक में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।